इस चैप्टर का नाम है मोटिवेशन। इस चैप्टर का नाम है मोटिवेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा। अब सबसे पहले, हाँ, सीटेट इज नॉट एलिजिबल, ये पता चल गया होगा आपको कि हरियाणा में जैसे बोले जा रहे थे सब लोग, सीटेट वाले बिल्कुल एस्टेट दे रहे हैं, सीटेट वाले एस्टेट दे सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था तुम्हें कि मैं शुरू से अपनी वीडियोस में जो बोलती हूँ वो कभी झूठ नहीं होता, मुझे पता है हरियाणा का। यार सीटेट में जब सब्जेक्ट ही नहीं होता तो सीटेट वाले एस्टेट कैसे दे सकते हैं, मतलब सोच के देखो, बेकार की बात थी ये, सीधी सी बात है। तो सीटेट वाले एस्टेट नहीं, मतलब हरियाणा में नौकरी के लिए अब सिर्फ एस्टेट वाले ही कंसिडर किए जाएंगे, सीटेट वाले एलिजिबल नहीं है हरियाणा में जॉब के फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, चलो अब मोटिवेशन का, चलो भाई वेरी गुड प्रेरणा। तो मोटिवेशन होता है अभिप्रेरणा। आप समझते हैं यार ये मोटिवेशन भला क्या है, ये चीज क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लेना, ये लेटिन भाषा से आया था। लेटिन भाषा का शब्द मूवियर, मूव लिख के आर ही लगा देना। लेटिन भाषा के शब्द मूवियर से आया था, जिसका मतलब होता है टू मूव, आगे बढ़ना। ठीक है, मतलब मोटिवेशन शब्द लेटिन भाषा के शब्द मूवियर से आया था, जिसका मतलब होता है टू मूव या आगे बढ़ना। तो देखिए अब मोटिवेशन क्या चीज है। मोटिवेशन यही चीज है, सिंपल सी भाषा में, आप पढ़ रहे हो, आप आराम से अपने घर में बैठे हो। अब एक बच्चा है आराम से बैठा, पढ़ाई नहीं कर रहा था या पढ़ रहा था, तुम में से कोई ये सोच रहा था कि सीटेट एलिजिबल हो जाएगा, क्या ही करना है एस्टेट देके। ठीक है, फिर एक खबर आती है और इस खबर ने दो चार बंदे आए, सबने कहा यार हरियाणा में नौकरी आनी है इस साल, तो तू सीरियस हो जा, तू पढ़ ले। तो आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई, आपको लगा यार हाँ मुझे ना आगे बढ़ना चाहिए, यस यस मुझे पढ़ना चाहिए। मीन्स पढ़ने के लिए एक फीलिंग आपके अंदर से जागरूक हो जाती है कहीं किसी कोने से, और आपको लगता है हाँ यार मुझे पढ़ना चाहिए। फिर किसी भूले भटके किसी का धन्यवाद, किसी ने बताया यार निशा मैडम अच्छा पढ़ाती है, ठीक ठाक पढ़ा लेती है, चलो वहां चले जाओ। फिर सोचा हाँ यार चलो देख लेते हैं, फिर तुमने क्लास देखी, फिर तुम आगे बढ़ गए, तुम्हें लगा हाँ यार ठीक ठाक पढ़ा रही है, चलो इसको ज्वाइन कर ही लेते हैं हम। तो कहने का मतलब आप ऐसे करके मोटिवेट हो गए धीरे धीरे और आपने ज्वाइन कर लिया। अब कहने का मतलब क्या है, मोटिवेशन एक ड्राइव है, मतलब मोटिवेशन एक चीज है, मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आपको आगे ले जाती है। ठीक है, मोटिवेशन एक फील है जो आपको क्या करती है भाई, आगे ले जाती है लाइफ में, सीधी सी बात है। लाइफ में आपको मूव करवाती है, आगे ले जाती है, बढ़ाती है किसी काम के लिए। तो ये एक फीलिंग जो है ये क्या होती है, मोटिवेशन होती है। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बच्चों को लर्निंग करवा सको विदाउट मोटिवेशन। अब आपके सामने मोटिवेशन क्या है, अब आपके सामने मोटिवेशन क्या है, आपके सामने मोटिवेशन है मूव करना, जिंदगी में आगे बढ़ना, नौकरी का फॉर्म निकल रहा है, हरियाणा में आने वाली है इतनी वैकेंसीज, तो ये आपको एक तरह से स्टिमुलेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो मोटिवेशन के बिना भी स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ते। तो स्कीनर ने एक डेफिनेशन बोली, इसको मोटम शब्द से भी आ सकता है, मोटम और मूवियर दोनों शब्दों से निकला है ये, ठीक है ना। मोटम शब्द से भी निकला है क्या भाई, मोटिवेशन शब्द, तो ये दोनों से ही निकला है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए बेटा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, स्कीनर की डेफिनेशन कई बार पेपर में पूछी गई है। स्कीनर, स्कीनर ने क्या कहा है, माइक आज मैंने ठीक करवा लिया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब माइक से रिलेटेड। स्कीनर ने क्या कहा है, अधिगम, अधिगम अभिप्रेरणा का, सॉरी, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, सर्वोच्च राजमार्ग है। मीन्स लर्निंग इज द हाईवे ऑफ, सॉरी, मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग, कि मोटिवेशन जो है हाईवे है लर्निंग के लिए। मीन्स अभिप्रेरणा अधिगम का, जैसे हाईवे पे हम स्मूथली चलते हैं ना, तो उसी तरीके से आपके अधिगम के अंदर यदि मोटिवेशन होगा तो आप बहुत स्मूथली चलोगे। ठीक है, तो मोटिवेशन एक ऐसी अर्ज है, ऐसी इच्छा है, ऐसी पावर है जो आपको जिंदगी में क्या करती है, आगे बढ़ाती है। बस इतना सा पॉइंट याद रखना, मोटिवेशन इज अ काइंड ऑफ पावर जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है, जो जिंदगी में आपको मूव करवाती है और जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, मूव करते हो, इस तरीके से। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें को, कि एग्जाम किस तरीके से होगा, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको जो जो क्वेश्चंस जिस फॉर्म में आते हैं, सबसे पहले आपसे पूछेगा अभिप्रेरणा के प्रकार, कि जो मोटिवेशन है भाई, जो अभिप्रेरणा है वो दो टाइप से होती है, एक आंतरिक मतलब इंटरनल, और एक बाह्य मतलब एक्सटर्नल। आंतरिक मीन्स इंटरनल, मतलब बेसिकली यदि हम बात करें तो जो मोटिवेशन होती है वो दो प्रकार से इंसान में आती है। मोटिवेशन आपको पता है,
एक तो इंसान में मोटिवेशन आती है अंदर से, मतलब आप अंदर से ही जागरूक है, भाई इस बार तो मुझे कुछ ना कुछ करके ही दम लेना है, इस बार तो घर वालों को दिखा दूंगी कि कम थोड़ी ना हूं मैं, यूं ही मेरे को कम बोलता रहता है। तो इस बार तो मतलब आप अंदर से मोटिवेट हो, पता नहीं कौन सी ज्वाला आपके अंदर आई हुई है कि पेपर है, नौकरी लेनी है, हर हाल में मैंने काम करना है। तो कहने का मतलब जो आपकी एक आंतरिक अर्ज है, जो अंदर की फीलिंग है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है, तो एक तो ये मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन कैसे होता है, आप किसी चीज को देख के मोटिवेट हो जाते हो। मान लो एक बंदा है, भाई क्या जबरदस्त उसकी स्पीकिंग है, क्या जबरदस्त उसकी पर्सनैलिटी है, नेम है, फेम है, जब आप उसको देखते हो तो आपके मन में एकदम से क्या आता है, आपके मन में आता है यार मुझे भी है ना ऐसा ही करना है, मुझे भी ऐसा ही बोलना है, मेरी भी इतनी अच्छी स्पीकिंग होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम दूसरे से इंस्पायर्ड तो होते ही हैं, मतलब कोई लाइफ में हमसे आगे जा रहा है तो डेफिनेटली हम उसको देखते हैं, ऐसा थोड़ा ना जलते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कि यार मुझे भी जिंदगी में अच्छा करना है, मैं भी आगे जा सकता हूँ। तो कहने का मतलब जब किसी बाहरी सोर्स को देख के आपके अंदर से कुछ फील हो रहा है तो डेट इज यूर एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो आपकी बाह्य मोटिवेशन होती है, ठीक है। लेकिन जब आपके अंदर की फील से ही कुछ आ रहा है कि आपको अंदर से ही लग रहा है कि मुझे कुछ करना है जीवन में, तो वो आपका क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन। यदि जिंदगी में बात करें तो एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत ज्यादा नहीं रहता है, आपके अंदर से जो मोटिवेशन आता है उसी को सही मायने बोलते हैं तगड़े वाला मोटिवेशन, ठीक है। बाहर निशा मैडम आपको 2 दिन इंस्पायर करेगी, 3 दिन इंस्पायर करेगी, 4 दिन इंस्पायर करेगी, आप 5 दिन मुझसे इंस्पायर्ड हो जाओगे, लेकिन लाइफ टाइम के लिए इंस्पिरेशन आप खुद अपनी बन सकते हो। तो खुद अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखोगे तभी आप कुछ ज्यादा बेटर कर पाओगे, बाहरी सोर्स कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है। हाँ, तो इंटरनल एक्सटर्नल, यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मोटिवेशन से क्वेश्चन नहीं आते, आपको क्वेश्चन आते हैं अभिप्रेरक से, आपको क्वेश्चन आते हैं अभिप्रेरक से। देखिए शब्द को समझने की कोशिश करना, एक होता अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा तो वो फील है जो आपको आगे लेके जा रही है, लेकिन जिस चीज को देख के आपको अंदर वो फीलिंग आ रही है, वो जो चीज है, वो जो चीज है वो क्या है, अभिप्रेरक है, वो मोटिव्स है, ठीक है, वो आपके मोटिव्स है। तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा एक फील है, ठीक है, अभिप्रेरणा एक फीलिंग है जो आपको आगे बढ़ा रही है। लेकिन वो फीलिंग किससे आगे बढ़ा रही है, कुछ ना कुछ आपके सामने अभिप्रेरक होंगे, कोई ना कोई चीजें आपके सामने होंगे, उनसे आपकी अभिप्रेरणा जो है जिंदगी में आगे बढ़ रही है। जैसे कि यहां से क्वेश्चन आने शुरू होंगे। अभी अभिप्रेरक 2 प्रकार के हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ठीक है। वैसे तो हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग जो है अभिप्रेरक बताए हैं, बट साइकोलॉजी कहती है कि जो अभिप्रेरक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात और एक होते हैं अर्जित। जन्मजात को आप प्राथमिक कह सकते हो, जन्मजात को आप आंतरिक कह सकते हो, इनको आप बाह्य कह सकते हो, इनको आप सामाजिक कह सकते हो। यहां से है समझने का क्वेश्चन। जो आपके मोटिवेट्स मतलब जो अभिप्रेरक होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। जो अभिप्रेरक होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक जन्मजात होते हैं और एक क्या होते हैं, अर्जित। अब जन्मजात, प्राथमिक, आंतरिक, कुछ भी कह लो, ये कौन से अभिप्रेरक होते हैं भाई, ये वो अभिप्रेरक होते हैं जो आपके अंदर से होते हैं, जिसके लिए कोई भी बाहरी सोर्स आपको नहीं कहेगा कि आप मोटिवेट हो जाओ, आप अंदर से ही मोटिवेट होगे। तो इसके अंदर बेसिकली इंसान की जो पहली नीड्स होती हैं, जो प्राथमिक नीड्स होती हैं, वो इन अभिप्रेरक के अंदर रहती हैं। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सी रहती है, भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम। नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। भूख आपको पता, हंगर, प्यास, थ्रस्ट, नींद आपकी स्लीप, काम, ये काम वाला काम नहीं है, मतलब घर वाला काम नहीं है, ये एक प्रकार की सेक्सुअल अर्ज है जो इंसान के अंदर आती है। विश्राम मतलब रेस्ट, ठीक है, विश्राम मतलब रेस्ट। तो आप खुद देखिए कि ये जो चीजें हैं, ये जो 5 वर्क है, आपको भूख लगी है तो कोई मम्मी थोड़ी ना कह रही है बेटा रोटी खा ले, मतलब अंदर से रुकोगे ही नहीं तुम भाई, जब हम भूखे मर रहे हैं तो भूखे पेट भजन ना होए, भूखे पेट तो हमसे पढ़ाया ही ना जाए, तो जब हम भूखे मरेंगे अंदर से तो मुझे कोई कहे या ना कहे मैं तो उठा के खा लूंगी। कहते हैं ना भूख में तो ठंडी रोटी भी खा लेते हैं, तो वो वाला सीन है, भूख लगेगी तो कोई पावर हमें नहीं रोकेगी। अब भाई मेरे को प्यास लगी है तो ऐसे मरने वाला हाल हो जाता है, गला सूख जाता है, कोई इंसान मुझे नहीं कहेगा बाहर से कि तू पानी पी ले या तुझे शरबत दिखाई दे रही है तो ही तू पानी पिएगी, ना ना ना। यदि मुझे प्यास लगी है तो कैसा मर्जी पानी है, गर्म ठंडा तालाब का, कैसा मर्जी पानी है, जब मरने वाली प्यास लगेगी तो बंदा उस पानी को पिएगा ही पिएगा, ठीक है। इसी तरीके से व्हेन यू फील स्लीप, जब आपको मतलब सोना है, जब आपको सेक्सुअल फीलिंग है, जब आपको विश्राम करना है, तो कौन बंदा आपको कहेगा, आपके जो जी में आएगा आप करोगे। तो कहने का मतलब इन फीलिंग्स के लिए कोई दूसरा सोर्स आपको
नहीं इंस्पायर करता, आप खुद अंदर से ही क्या होते हो भाई, मोटिवेट होते हो। तो ये जो अभिप्रेरणाएं होती हैं ये जन्मजात होती हैं, इनको हम आंतरिक कह सकते हैं, जन्मजात कह सकते हैं, मतलब कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है। थैंक यू किशु। अब देखो नेक्स्ट है अर्जित या बाह्य। अब ये कैसी अभिप्रेरणा होती है, जो बाहरी सोर्स बनते हैं। बाहरी सोर्स कैसे, समाज में किसी का नाम, किसी की प्रशंसा, किसी का स्टैंडर्ड, किसी का कुछ, भाई देख के हमें अच्छा तो लगता ही, ऐसा थोड़ी ना, हम इंसान हैं, हम देखते हैं तो हम बाहरी लोगों से इंस्पायर्ड तो होते ही है ना, लेकिन पॉजिटिव वे में। किसी से जो कोई किसी से जलता है ना, कोई ऊपर जा रहा है, दूसरा बंदा जल रहा है, तो ये सोच लेना आपके अंदर एलिबिलिटी। आज मेरी मतलब जुबान को क्या हो रहा पता नहीं क्यों, शब्द लड़खड़ कर रहे हैं तो समझ लेना आपके अंदर एबिलिटी नहीं है। यदि ये एक देखो ह्यूमन नेचर है, जेलस आती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी की कामयाबी से जलना, खुद एफर्ट ना करना, तो इसका मतलब यू आर नॉट एलिजिबल, आपके अंदर दम नहीं है, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है कुछ करने की। और जिसमें कुछ एबिलिटी होती है वो इस चीज को पॉजिटिव वे में लेता है कि यार ये बंदा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, यदि ये मुझसे ऊपर जा सकता, ये तो मुझसे बहुत नीचे था, ये देखा आज मुझसे कितना ऊपर चला गया, इसमें तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था, और ये इंसान जब इतना बेस्ट जा सकता तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो इस तरीके से आप मोटिवेशन लेके आओ। तो वो आपको किसी बाहरी चीज को देख के आपके अंदर आया ना, तो समाज में नाम, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, ये जो सामाजिक चीजें होती हैं, ये कैसा मोटिवेशन होते हैं भाई, बाह्य मोटिवेशन होते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन सीधा आएगा। यदि आपसे पूछा जाए समाज में नाम प्रशंसा कैसे अभिप्रेरक है, तो आप सीधा कहोगे मैडम बाह्य अभिप्रेरक है। ये कैसे अभिप्रेरक है, भूख प्यास नींद, तो आप कहोगे मैडम आंतरिक अभिप्रेरक है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दे वो, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दे वो, तो घुमा दे यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज को, तो क्या बोलेंगे भाई हम घुमाने के बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज को, जैसे कि क्वेश्चन ये आया था, एक इंसान है, वो जीवन में अपना प्रशंसा और नाम कमाना चाहता है और इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसमें किस प्रकार का मोटिवेशन है। ठीक है, तो उसमें किस प्रकार का मोटिवेशन है। अब देखिए यदि वो जीवन में नाम और इच्छा कमाना चाहता है, ध्यान से सुनो, वो अंदर से चाहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे नाम इच्छा प्रशंसा देखते ही कहेंगे भाई मैडम ने बोला था कि ये तो बाह्य सोर्स है और मैं तो इसको सामाजिक कराऊंगा, बाह्य कराऊंगा। लेकिन स्टेटमेंट और लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना, यदि वो पूछ रहा है उसके अंदर अंदर से वो इंस्पायर्ड है, तो इसके अंदर वो इंटरनली मोटिवेट है, तो उसके अंदर जो अभिप्रेरणा बनेगी वो तो आंतरिक बनेगी। ठीक है, वो अभिप्रेरक कैसे बनेंगे, बाह्य बनेंगे। तो अभिप्रेरणा और अभिप्रेरक का डिफरेंस समझना। आप नाम कमाना चाहते हो और मेहनत कर रहे हो तो आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा है, लेकिन नाम कमाना कैसा अभिप्रेरक है, तो वो बाह्य है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है याद रखना। तो ये डिफरेंस क्या है, याद रखना कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के, जैसे पिछली बार क्या था, एक बच्चा परीक्षा में प्रथम आना चाहता है, आपकी बार यही था ना पेपर में, एक बच्चा परीक्षा में प्रथम आना चाहता है, वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है और कड़ी मेहनत करके वो समाज को दिखाना चाहता है उसकी उपलब्धि को, तो वो किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी। तो उसमें ना दोनों ऑप्शन डाले हुए थे, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरनल। तो पहले तो वो इंटरनली मोटिवेट है लेकिन बाद में वो एक्सटर्नल दुनिया को भी दिखाना चाहता है, तो मतलब एक्सटर्नल भी हो गया। तो स्टेटमेंट के ऊपर है वो किस तरीके की स्टेटमेंट पूछता है, बट आपको उस फील को समझना है बस। जब आपको लग रहा अंदर से चीज हो रहा तो आप उसको इंटरनल में रखेंगे, जब आपको लग रहा बाहर शो ऑफ हो रहा तो आप उसको एक्सटर्नल में रखेंगे। ठीक है, और अभी प्रेरक तो बिल्कुल क्लियर है, इंटरनल कौन से और एक्सटर्नल कौन से हैं। क्लियर है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट, फटाफट बताओ। क्लियर है अभिप्रेरणा, आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो अपना अभिप्रेरणा के चैप्टर में रहता है वो रहता है अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र मतलब मोटिवेशन का सर्कल, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार डाल देते हैं। अब मोटिवेशन का एक तो है प्राचीन सर्कल, प्राचीन मतलब जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, एक है थोड़ा सा नया सर्कल जो ट्रेंडी है, आजकल फैशन में है। अब क्वेश्चन बताऊंगी दोनों से कैसे कैसे आएगा। अब बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा चक्कर की। तो भाई अभिप्रेरणा का चक्कर कैसे घूमता है, मतलब आप खुद बताओ, किसी इंसान में आप मोटिव होगे लाइफ में, तो आप क्यों मोटिव होगे, बताओ फटाफट। आपको यदि मैं कहूं मोटिव हो, तो आप मोटिव क्यों होगे, ये एक सेकेंड रुको, एक क्वेश्चन था वो देख रही थी मैं जो लास्ट टाइम आया था। एक मिनट, चलो छोड़ो, शाम को क्वेश्चन से ही करवाऊंगी इसके, चलो लीव, शाम को मोटिवेशन के क्वेश्चन से कराऊंगी। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन घुमा रखा था जो लास्ट टाइम आया था, मुझे ध्यान नहीं है, था इसी तरीके का, बच्चा नाम कमाना चाहता, मतलब इसी टाइप से जो है क्वेश्चन था।
अब देखिए, हाँ, तो मोटिवेशन का चक्र कैसे घूमता है? तो मोटिवेशन में सबसे पहले आपको होता है नीड, आवश्यकता, फिर होता है ड्राइव, जिसको आप क्या बोलेंगे, चालक या अंतर्नोद। तीसरे नंबर पे होता है इंसेंटिव, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, जिसको आप बोलोगे अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन या मोटिवेशन। देखिए, ये है अभिप्रेरणा का एक पुराना चक्कर, जो कि आज भी एनसीईआरटी में गिवन है, आज भी ये सबसे इंपॉर्टेंट अभिप्रेरणा चक्कर है, आज भी इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आपको अभिप्रेरित कब होंगे आप? जब आपके अंदर कोई नीड होगी। सपोज आपको एग्जाम ही नहीं पास करना, आपको हरियाणा में नौकरी नहीं लगना, तो एक बात हो, मैं कितना ही चीखूं, कितना ही चिल्लाऊं, हेस्टेट जरूरी है, पढ़ लो भाई, नौकरी आ गई, लेकिन किसी के पति ने ये कह दिया तुझे, तुझसे नौकरी नहीं करवानी, मैंने तुझे घर में ही रहना है, तूने नौकरी नहीं करनी, तो एक बात हो, निशा मैडम की बातों का आपके फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब नीड ही नहीं होगी इसी इंसान को, किसी को, तो भैया उसको कोई मतलब नहीं है मोटिवेशन से। आपके पड़ोस वाली आंटी कितना ही कह के चली जाए अचीवर एकेडमी पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन जब तुम्हें एसेट का एग्जाम ही नहीं देना, तो तुम्हें क्या मतलब है उस आंटी से, और तुम्हें क्या मतलब है निशा मैडम से? समझ लो ना आप मेरे कहने का अभिप्राय, कि हम किसी भी चीज के लिए तभी मोटिवेट होते हैं जब हमें उसकी नीड होती है। जब तक हमें उसकी नीड नहीं होती, दुनिया की कोई ताकत हमें नीड मतलब वो नहीं कर सकती, मतलब दुनिया की कोई ताकत हमें पॉजिटिव नहीं कर सकती, उस नीड की तरफ बढ़ा नहीं सकती। पतला इसलिए बोला क्योंकि आजकल मैं इसी मोटिवेशन की जर्नी पे हूँ, मतलब वेट लूज वाली जर्नी पे हूँ, तो इसीलिए मेरे माइंड से निकला कि दुनिया की कोई ताकत आपको पतला नहीं करेगी जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे कि हाँ मुझे करना है। तो मेरा मतलब सबसे पहले आपको नीड होनी चाहिए, नीड होएगी तभी कोई कुछ बताएगा, आप मोटिवेट होगे वो एक्सरसाइज करने के लिए, अदरवाइज क्यों ही होगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है भाई, नीड। तो अभिप्रेरणा चक्र में वेरी फर्स्ट थिंग है नीड। फिर आपके अंदर नीड है, फिर उस नीड को ड्राइव किया जाता है। ड्राइव जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो कहने का मतलब उस नीड को हम ड्राइव करेंगे, मतलब उस नीड को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, तो उस नीड को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है? आगे आप ऐसे बढ़ा रहे हो जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप मतलब अपनी नीड को आगे बढ़ा रहे हो, आपको सोर्सेज मिल रहे हैं, आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप इनसे अपनी नीड को ड्राइव कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। सरकार ने नौकरी निकाल दी, ये आपके लिए इंसेंटिव है, ठीक है, इंसेंटिव आपकी अभिप्रेरणा को और बढ़ा रहा है। जैसे गवर्नमेंट का ये फरमान कि एसेट के तुरंत बाद होंगी भर्ती, तो ये आपकी नीड को क्या कर रहा है, इंसेंटिव कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है कि भैया तुमने कुछ करा तो तुम्हें कुछ दिख रहा है, हरा हरा, है ना। तो कहने का मतलब है इंसान का चक्र कैसे चलता है, सबसे पहले इंसान को नीड होती है, फिर वो उस नीड को ड्राइव करता है, मतलब उसको आगे बढ़ाता है, फिर आगे बढ़ाता है, फिर उसको कोई इंसेंटिव मिलता है, मतलब वो चीज मिल जाती है, और जब कुछ इंसेंटिव मिल जाता है तो बंदे को गोल मिल जाता है, और गोल मिल जाता है तो वो जो अभिप्रेरणा है वो खत्म हो जाती है। मान लो आप टीचर लग गए, फिर कोई कहे निशा मैडम से पढ़ लो, फिर तुम्हें क्या ही करना पढ़ के, तुम तो लग गए टीचर, तो तुम्हारी जो मोटिवेशन का जर्नी था वो खत्म हो गया, ठीक है, तुम्हारी मोटिवेशन का जर्नी खत्म हो गया। बेबी बड़े ध्यान से चीजों को सुनती है, बबली चौहान, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो वो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो अभिप्रेरणा का यही चक्र था, ध्यान रखना, आवश्यकता, चालक या अंतर्नोद, या फिर प्रोत्साहन। जैसे एक बंदे को प्यास लगी है, प्यास लगना उसकी एक नीड है, फिर वो पानी को ढूंढ रहा है, पानी के पास जा रहा है, पानी पी रहा है, दैट इज ड्राइव हो रहा है, प्यास का बढ़ता जाना, तो वो ड्राइव हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, वो मोटिव मतलब उसको इंसेंटिव मिल रहा है, पानी मिल गया, उसकी प्यास बंद होगी तो दोबारा थोड़ी ना वो पानी के लिए मोटिवेट होगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि, पढ़ लो अब तुम, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि अभिप्रेरणा चक्र के अंदर कौन सा सर्कल होता है, या अभिप्रेरणा चक्र में कौन सा सर्कल नहीं होता है। तो वेरी फर्स्ट तो आपको यही याद रखना है, आपको ध्यान रखेंगे कि नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। तो पेपर में क्वेश्चन आता है नीड, ड्राइव और इंसेंटिव का, कि निम्न में से अभिप्रेरणा चक्र में क्या नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना कि अभिप्रेरणा चक्र में ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र में ये तीन चीजें होती हैं, इनके अलावा कोई भी चौथी चीज अभिप्रेरणा चक्र में नहीं होती है। एक बार क्या क्वेश्चन आया था, आंसर देना ट्राई करना। क्वेश्चन है नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, इंसेंटिव मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है, इंसेंटिव, कहीं का स्पेलिंग गलत है, मतलब मैंने शॉर्ट किया है, इंसेंटिव और इंस्पायर। दूसरा ऑप्शन था नीड, ड्राइव, इंस्पायर, इंसेंटिव, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है
ड्राइव, इंसेंटिव, नीड, बस तीन ही बहुत है। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है अभिप्रेरणा का चक्र। फटाफट से आंसर करो, इनमें से अभिप्रेरणा का कौन सा चक्र सही है, फटाफट आंसर करो। फटाफट से बताओ कि इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा का चक्र है, विच वन इज द राइट आंसर। आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंट जब आप टीचर लग के मिलने आएंगे, बस यही मेरा ड्रीम है और कुछ भी नहीं, कि बच्चे टीचर लगे और मिले, सक्सेस मिले और पिले, सक्सेस मिले और मिलने आए। यार आज मुझे हो क्या रहा है, मेरे शब्द क्यों लड़खड़ा रहे हैं, जैसे मेरी जुबानी पे कुछ हो गया है। चलो अब देखो, बहुत सारे बच्चे वन आंसर कर रहे हैं, जो थ्री आंसर कर रहा है वो तो मेरे से इतने भयंकर वाला पिटेगा। मतलब थ्री आंसर भी क्या सोच के कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग के बुद्धू, थ्री आंसर लिख रहे हैं कुछ बच्चे। तो थ्री क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें थ्री लेटर है ना, निशा मैडम ने तो थ्री लेटर बताए थे, तो थ्री लेटर जिस ऑप्शन में होंगे वही कर देंगे, चाहे वो थ्री लेटर ऊपर नीचे हो। हे भगवान, ऐसा नहीं करना। देखो यहाँ ध्यान से देखो, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, इंस्पायर। नीड, ड्राइव, इंस्पायर एंड इंसेंटिव, दो शब्द आपको लिखे दिख रहे हैं ना अच्छे तरीके से। अब नीड ड्राइव में तो किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप कहोगे मैडम चार कहां से आ गया, आपने तो तीन बताए थे। पेपर वालों की मर्जी वो छह भी बना देगा, पेपर वाले की मर्जी वो छह भी बना देगा। आपने चीजों को समझना है कि पहले क्या हो सकता है, दोबारा क्या हो सकता है। पहले तो नीड ही होगी भाई, नीड के बिना कुछ नहीं होगा, फिर नीड के बाद बंदा ड्राइव करेगा। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज है, इंसेंटिव या इंस्पायर। देखो इंसेंटिव होता है किसी चीज के रूप में, इंसेंटिव होता है आपको जब वो गोल मिल गया, मतलब एक कोई चीज दिख गई तो वो इंसेंटिव होता है। और अभिप्रेरणा, इंस्पिरेशन होता है जब आपको शब्दों से दिया जाता है, मतलब बातों से दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन और मतलब इंसेंटिव में ये फर्क है, इंस्पायर हमेशा बोल के किया जाता है, मैंने आपको बोला, मैंने आपको इंस्पायर किया, आप पे फर्क पड़ा है ना पड़ा, डेट इज इंस्पिरेशन। लेकिन जब मेरे को लग रहा है यार बातों के भूत लातों से नहीं मानते, क्या बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर मम्मी पापा को दे धड़ाधड़ बच्चे के साथ कुछ उल्टा सीधा करना पड़ता है, फिर वो मानता है। कहने का मतलब खाली इंसेंटिव से, इंस्पिरेशन से जब पार नहीं पड़ती तो बच्चे को इंसेंटिव देना पड़ता है। कहने का मतलब आपको कही ये कहे बेटा तू है ना एसटेट का पास कर ले, तेरे को ना गिफ्ट में ये मिलेगा, XYZ कुछ भी मिलेगा, एक्टिवा मिलेगी, कार मिलेगी, फोन मिलेगी। तो मैंने कह दिया कि तुम पास कर लो, तुम्हें है ना जो बच्चा, हाँ जो बच्चा अचीवर एकेडमी का टॉपर होगा उसको स्क्रीनिंग का कोर्स फ्री में मिलेगा। अब की बार भी दिया था मैंने, ठीक है। जो एस्टेट के एग्जाम में, जो एस्टेट के एग्जाम में टॉप करेगा, जिसके हाईएस्ट स्कोर होंगे, बट कंडीशन इज रेट स्कोर 125 से नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है, उसको स्क्रीनिंग का कोर्स अचीवर एकेडमी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट का भी और कॉमन सेक्शन भी, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, जो कि एस्टेट के एग्जाम का टॉपर होगा हमारी एकेडमी का। एंड शर्त यह है कि 125 से कम नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे कहते हैं ना मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% है ना, 40% नहीं आए D++ में तो अगला पेपर पास नहीं होता। तो मेरे यहाँ मिनिमम होता 125। तो पिछली बार जो PGT लड़की थी उसके 127 थे, ठीक है, इंग्लिश में, और मैंने फ्री दिया उसको बाय द वे, तो फ्री ही देना है, ये चीज ध्यान रखना। आप देख लो भाई कौन मोटिवेट हुआ है आज, बिल्कुल खुलेआम बोल के जा रही हूँ, और ये वीडियो मेरे को याद दिलवा देना, फ्री कोर्स मिलेगा, ठीक है। हाँ तो नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और इंस्पायर। तो देखो हाँ दो चीज बताया मैंने, इंस्पायर किया तुम्हें, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो तुमने सुना और इग्नोर कर दिया, छोड़ना। लेकिन मैंने तुम्हें इंसेंटिव दे दिया 125, मतलब फ्री कोर्स। अब वो फ्री कोर्स इंसेंटिव का काम कर रहा है, तो इंस्पिरेशन पहला स्टेप है जब ओरल बोल के कहते हैं, और वो बाद वाला स्टेप है, तो समझ गए। तो इंस्पायर पहले होगा और इंसेंटिव बाद में होगा। और आजकल ऑप्शंस को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, हर एक ऑप्शन को आपको समझना है, ठीक है। अब देखो आपने कैसे ऑप्शन को समझना है। अब यही ऑप्शन कुछ ऐसे हैं आजकल जो आपको एग्जाम में आ रहा है। सबसे पहले आपको नीड है, ठीक है भैया, फिर आपको ड्राइव है। तो नीड ड्राइव तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई मुझे नीड है, ड्राइवल है, फिर मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही है, मतलब उसको बोलते हैं अराउजल, AROUSAL, अराउजल। अराउजल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक्साइटेड होना आपका, उस चीज के लिए आगे बढ़ना, एक फील करना उस चीज को, मतलब कहते हैं ना एक्साइट होके और आगे बढ़ना। जैसे कि आपको नीड है एग्जाम पास करने की, आपको ड्राइव, आप जैसे आपको ड्राइव हो रहा है, बट फिर आप ये देखो कि ये जब आपको ड्राइव हो रहा है तो आप क्या करेंगे, जब आप मेरी क्लास को पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे, क्लास को पढ़ के आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आएगी कि हमें और पढ़ना है, हमें और ज्यादा आगे बढ़ना है। तो तीसरे नंबर पे क्या होगा भाई, अराउजल आएगा। फिर जब आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आई तो आप गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करने लग जाओगे कि भाई मेरे को इस गोल पर जाना है। तो फिर आप क्या शुरू कर देते हो,
गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शुरू कर देते हो। मीन्स आप गोल से संबंधित क्या कर देते हो, बिहेवियर शुरू कर देते हो। जब आप गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करने लग जाते हैं तो आपको क्या मिल जाती है भाई, अचीवमेंट मिल जाती है। आपको क्या मिल जाती है, अचीवमेंट मिल जाती है। और जब आपको अचीवमेंट मिल जाती है तो आपकी जो ये नीड थी, आपकी जो मोटिवेशन थी, आपकी जो एक्साइटमेंट थी, उसका क्या हो जाता है, वो रिडक्ट हो जाती है। मतलब उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये वाला टाइप भी आजकल बहुत एग्जाम्स में आ रहा है। ठीक है, बेसिक आपको नीड ड्राइव इंसेंटिव ही याद रखने हैं। बट आपको यदि नंबर ऑप्शंस पे ऑप्शंस ऑप्शंस पे ऑप्शंस मिल जाए, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिल जाए, तो क्या करोगे, तो उन तारीखों को भी समझ लेना। ठीक है, तो पहले नीड होगा, फिर ड्राइवल होगा, फिर अराउजल मतलब कोई उद्वेलन, कोई एक्साइटमेंट, कोई चीज का आगे बढ़ना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते जाएंगे। आपने गोल ओरिएंटेड बिहेवियर किया, आपने अचीव कर लिया, आपको अचीवमेंट मिल गई। और फिर आपने जब अचीवमेंट कर लिया तो उसके बाद क्या हो गया भाई, आपका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन इन द सेंस, उसके बाद आपकी जो एक अराउजल थी, एक एक्साइटमेंट थी चीजों को सीखने की, पढ़ने की, फिर बाद में मैं तुम्हें मोटिवेशन पढ़ाऊं, कतई ना पढ़ो तुम एस्टेड होने के बाद, क्या ही मतलब है मोटिवेशन पढ़ने का, नहीं है ना। तो आपका जो रिडक्शन है वहां पर खत्म हो जाता है जब बंदे को गोल मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब है, अभिप्रेरणा चक्र से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो घुमा फिरा के ऑप्शन डालेगा, कैसे भी ऑप्शन डाले, तुम्हें अपने दिमाग में बस एक चीज सेट रखनी है, पहले मुझे नीड होगी, फिर ड्राइव होगा, फिर मैं उन चीजों के लिए आगे बढ़ूंगी, चाहे वो एक्साइटमेंट है, चाहे अराउजल है, चाहे इंस्पिरेशन है, फिर मुझे इंसेंटिव मिल जाएगा, फिर मुझे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कर रही हूँ, फिर मेरा रिजल्ट आ जाएगा लाइक लाइक लाइक। तो 4 ऑप्शंस होंगे आगे पीछे, तो आप इन सबको पढ़ सकते हो आराम तरीके से, आराम से तरीके से 4 ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने बहुत डीप में आपको समझा दिया है। और अब भी किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा बिल्कुल नहीं समझाऊंगी, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत बार समझाया है। वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ था नहीं इसमें समझाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। अब करते हैं अभिप्रेरणा के सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब हम करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। आज भी मुझे लगता है चैट ओपन रहेगी गलती से, तभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। पता नहीं मैं कितना ही ध्यान दे दूं, एक आधे दिन तो ये ओपन रह ही जाती है। कोई नहीं, पढ़ने वाले जो अच्छे बच्चे हैं वो तो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान रखते हैं, जो चैटिंग वाले बच्चे हैं वो एक दूसरे की बातों पे। अब देखो, मोटिवेशन का सिद्धांत। अब बात करते हैं सिद्धांत की। हिंदी बता दूं, हिंदी, एक सेकेंड मैंने रफ तो नहीं कर दिया। हिंदी है आवश्यकता, इसको बोलते हैं नीड को बेटा आवश्यकता, ठीक है। ड्राइव को बोलते हैं चालक, ड्राइव को बोलते हैं चालक, इसको बोलते हैं उद्वेलन, उद्वेलन मतलब उद्वेलन, एक्साइटमेंट, उद्वेलन मतलब एक्साइटमेंट टाइप वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं लक्ष्य निर्देशित बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। और इसको बोलते हैं अचीवमेंट को क्या बोलते हैं, आपको कुछ मिल गया मतलब गोल, लक्ष्य प्राप्ति, ठीक है। गोल ओरिएंटेड लक्ष्य प्राप्ति होगी आपकी, अचीवमेंट होगी। रिडक्शन को बोलते हैं हिंदी में हास, हास मतलब कमी होना एक तरह से, मतलब अचीवमेंट को उपलब्धि बोलते हैं सही हिंदी में, उपलब्धि, अचीवमेंट को बोलते हैं उपलब्धि। और इसको बोलते हैं मतलब जो आपकी एक्साइटमेंट थी, उद्वेलन थी, उद्वेलन की कमी, मतलब आपकी एक्साइटमेंट की कमी हो जाना, मतलब आपका जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाना, ठीक है। इनको बोलते हैं हम हिंदी में इस तरीके से। क्लियर। हम्म, चलो अब आते हैं मोटिवेशन के सिद्धांतों पर। काफी इंपॉर्टेंट है भाई मोटिवेशन के सिद्धांत। अब मोटिवेशन के सिद्धांत किस किसने दिया, सबसे पहले दिया मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत जिसको हम क्या बोलते हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो ये जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये किसने दिया है भाई, आपको पता है साइकोलॉजी में जब भी मनोविश्लेषण शब्द आ जाए तो समझ लेना भैया वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है अपने सिगमंड फ्रायड से, ठीक है, वो रिलेटेड है अपने सिगमंड फ्रायड से। तो ध्यान रखना, मनोविज्ञान के अंदर कभी भी आपको मनोविश्लेषण शब्द आ जाए तो समझ लेना कि वो किससे रिलेटेड है भाई, सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड है। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि जो इंसान को मोटिवेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होती है इंसान की मूल प्रवृत्ति और एक होता है इंसान का अचेतन मन। अचेतन मन को बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है,
अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, और एक है मूल प्रवृत्ति, रियल इंस्टिंक्ट। देखिए ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम के अंदर, कई बार क्वेश्चन आया है। सबसे पहले हमने क्या है, मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसको हम साइको एनालिटिकल थ्योरी बोलते हैं। साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रायड ने दी है। मनोविश्लेषण शब्द जहां भी आए सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड है। सिगमंड फ्रायड ने दो प्रकार के सिद्धांत बताए हैं मोटिवेशन के। एक का नाम दिया उसने मूल प्रवृत्ति, और दूसरे का नाम दिया अचेतन मन। मीन्स सिद्धांत का क्या मतलब है, मोटिवेशन के सिद्धांत का क्या मतलब है कि जिंदगी में इंसान मोटिवेशन कैसे कैसे होता है, मतलब जिंदगी में आगे कैसे कैसे इंसान मोटिवेट हो रहा है। तो कहता है एक तो इंसान अपने अनकॉन्शियस माइंड से मोटिवेशन होता है। सिगमंड फ्रायड कहता है भाई, क्योंकि वो कहता है जितनी भी इंसान की घटनाएं हैं, जितनी भी दमित इच्छाएं हैं, जो भी हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो हमारी बातें हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर थी भाई, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। ठीक है, जो हमारी बातें हैं, जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी अनफुलफिल्ड विशेस हैं, तो वो सारी की सारी हमारे इस खोपड़ी में सेव है, पीछे वाले दिमाग पे। तो सीधा क्वेश्चन ये भी आता है कि इंसान की जो अनफुलफिल्ड विशेस हैं, मतलब ऐसी विशेस जो पूरी नहीं होती हैं, तो इंसान की जो ऐसी विशेस होती हैं वो कौन से मन में रहती हैं भाई, वो अचेतन मन में रहती है। ठीक है, तो इंसान की जो अनफुलफिल्ड विशेस होती हैं, तो वो कौन से मन में होती है बेटा, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, अचेतन मन के अंदर जो है वो सारी की सारी विशेस होती हैं। ठीक है, तो कहता है इंसान अपने अचेतन मन से भी इंस्पायर्ड हो जाता है, मतलब लाइफ में कई बार मोटिवेट हो जाता है। नोट सो इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आता है कि जो इसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, तो इसने दो मूल प्रवृत्ति बताई हैं। ठीक है, इसने अभिप्रेरणा के चैप्टर में दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, सिगमंड फ्रायड ने दो। एक इसने बताई है जीवन से संबंधित मूल प्रवृत्तियां, जीवन से संबंधित, और एक इसने बताई है मृत्यु से संबंधित। इसने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। एक इसने बताई है जीवन से संबंधित मूल प्रवृत्तियां, और एक इसने क्या बताई हैं भाई, मृत्यु से संबंधित मूल प्रवृत्तियां। जीवन से संबंधित मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है निर्माणकारी प्रवृत्तियां, निर्माणकारी प्रवृत्तियां, कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, मृत्यु से संबंधित को कहा जाता है विध्वंसकारी, डिस्ट्रक्टिव, विध्वंसकारी प्रवृत्तियां। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्तियां। अब ध्यान से सुनिए, जीवन से संबंधित प्रवृत्ति, आपको पता होगा एक इंसान तो लाइफ में अच्छा अच्छा करता रहता है, तो उसकी जो मोटिवेशन होती है वो उसकी जीवन से संबंधित प्रवृत्तियां होती है। मतलब जीवन से संबंधित प्रवृत्तियां कैसी होती है, जो आपको इंसान को जीवन में आगे ले जाती हैं, जीवन में हमेशा अच्छा अच्छा करने को मजबूर करती है। देखो हर इंसान होता है, आपको पता है इंसान आपने देखा होगा दो टाइप के होते हैं। मान लो किसी घर झगड़ा लग रहा हो, है ना, जैसे कि हमारे जो पुराने वाला घर था पड़ोस, उसमें सामने रहते थे कुछ ऐसे शराबी से तत्व, उनके घर में अक्सर झगड़ा रहता था। ठीक है, तो जब उनके घर में झगड़ा होता है, आपको पता कई बंदे तो कैसे होते हैं, जीवनकारी प्रवृत्तियां होती है, मतलब वो पॉजिटिव होते हैं, वो जीवन में पॉजिटिव चाहते हैं। वो सोचते हैं यार क्यों इनके घर में ही झगड़ा हुआ है, और वो कहते हैं यार तुम है ना झगड़ो बगड़ो मत, तुम है ना आराम से रहो, शांति से रहो, और उस झगड़े को खत्म करवाने की कोशिश करते हैं पूरे अच्छे तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं विध्वंसकारी मोटिवेशन, डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्तियां। दूसरी तरफ ऐसी होती है आग लगाने वाली, हाँ इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे क्यों कर दिया इसने, गलत किया है, ये तेरी बहू है ना काम की नहीं है, बिल्कुल बेकार है, और सास बहू की दे धड़ाधड़ लड़ाई, और साथ उसके पति की, मतलब भयंकर वाली। हमारे पुराने घर के सामने दो घर थे, उनमें सीन अक्सर डेली होता था। ठीक है, और एक हमारे जैसे होते हैं तीसरे कैटेगरी के, जो खिड़की को थोड़ा सा खोलते हैं कि उनको पता ना चल जाए कि हम देख रहे हैं, बट हम मजे ले लेते हैं तो एक मेरे वाली प्रवृत्ति है बीच में, बट मैं मजाक कर रही हूँ। मतलब मैं आपको कहने का अभिप्राय क्या है कि जीवन संबंधी प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं, जो हमेशा लाइफ में इंसान को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करती हैं, कि जिंदगी में आप बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ये मोटिवेशन ही तो है। इसका मतलब फ्रायड कहता है भाई मोटिवेशन मोटिवेशन कुछ नहीं है, इंसान के अंदर दो प्रवृत्ति होती है। एक तो होती है जीवन से संबंधित, जो कंस्ट्रक्टिविज्म वाली होती है, जो इंसान को कंस्ट्रक्ट करती है, और एक होती है मृत्यु से संबंधित, जो इंसान को क्या करती है, नेगेटिव फॉर्म की तरफ ले जाती हैं। तो जो इंसान जिंदगी में पॉजिटिव, आप ये देखना कोई अच्छा अच्छा कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है। एक इंसान आपको देख रहा तब बढ़तोड़ लड़ाई झगड़े ये वो रोज पंगे ले रहा है, तो इसका मतलब उसमें कौन सी प्रवृत्तियां भाई, उसमें डिस्ट्रक्टिव मैनर्स है, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, यही स्टोरी आपने लास्ट ईयर भी सुनाई थी। अब ये बताओ भाई, मैं ही हूँ, और मैं हमेशा ओरिजिनल एग्जांपल देती हूँ। जो घटना मेरे सामने घट चुकी होती है और किसी बात से रिलेट होती है, तो मुझे वो पक्का याद आ जाती है, उस टाइम मेरी आदत है, और मैं उसको बता देती हूँ।
अब देखो, हाँ, अब यहाँ से एक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। जो जीवन से संबंधित प्रवृत्तियां हैं इनको इरोज बोलते हैं, ठीक है, इरोज। ये क्वेश्चन है जो पेपर में आया था। जो जीवन से संबंधित प्रवृत्तियां हैं इनको इरोज कहा जाता है। तो याद करना देखो आसान है। इरोज होता है अराइज, अराइज। आप जिंदगी में अराइज कर रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो जीवन संबंधी प्रवृत्तियां, हाँ इरोज, ये इंग्लिश वर्ड ही तो है, इरोज लिखा तो है मैंने। और कंस्ट्रक्टिविज्म इज आल्सो द इंग्लिश वर्ड ना। और जो मृत्यु संबंधी प्रवृत्तियां हैं, जो मतलब विध्वंसकारी प्रवृत्तियां हैं, उनको बोलते हैं थेंटोस। ये इंग्लिश में ही है, ठीक है, थेंटोस। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था सिगमंड फ्रायड के हिसाब से जो मृत्यु संबंधी प्रवृत्तियां हैं वो क्या कहलाती हैं। तो सिगमंड फ्रायड के हिसाब से जो मृत्यु संबंधी प्रवृत्तियां हैं वो थेंटोस कहलाती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, थेंटोस। क्लियर, तो वो क्या कहलाते हैं, थेंटोस कहलाती है। कौन सी, वही मृत्यु संबंधी प्रवृत्तियां। तो ये क्या है, सिगमंड फ्रायड के हिसाब से मोटिवेशन है। तो सिगमंड फ्रायड का सूत्र बिल्कुल सीधा है। सिगमंड फ्रायड बिल्कुल सीधी सीधी सपाट बात बोलता है। क्या बोल रहा है भाई, कि जीवन में दो टाइप की प्रवृत्तियां, एक जीवन संबंधी और एक मृत्यु संबंधी। जीवन संबंधी इंसान को आगे ले जाती है, मृत्यु संबंधी इंसान को डिस्ट्रक्टिव फॉर्म की तरफ ले जाती है। जीवन संबंधी को अराइज बोलते हैं, इरोज बोलते हैं, और मृत्यु संबंधी को थेंटोस बोलते हैं। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है सिगमंड फ्रायड के हिसाब से। अब दूसरा है मैकडूगल का, मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत का नाम है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, गिवन बाय मैकडूगल। रियल इंस्टिंक्ट थ्योरी। दूसरे सिद्धांत का नाम है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। एनसीटी, रियल इंस्टिंक्ट थ्योरी, गिवन बाय मैकडूगल। अब मैकडूगल क्या कहता है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है भाई, मैकडूगल। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन आई मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप याद करोगे कि मैकडूगल ने दिया है। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने तो सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषण, और उसके अंदर दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां दो बताई हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है भाई, मैकडूगल ने दिया है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रियल इंस्टिंक्ट थ्योरी, गिवन बाय मैकडूगल। अब मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14, ठीक है। मैकडूगल के हिसाब से मूल प्रवृत्तियां इंसान में कितनी हैं, 14। मीन्स मैकडूगल क्या कहता है कि हर इंसान में मतलब कुछ ना कुछ रियल इंस्टिंक्ट होती है, कुछ ना कुछ भावनाएं होती है, और इंसान जीवन में उन्हीं से क्या करता है, मोटिवेट करता है। तनिषा, बुक में सब कुछ है, ठीक है, बुक में सब कुछ होता है, बट समझाना भी सब कुछ पड़ता है ना। बुक से ही पढ़ लेते तो फिर कोर्स, हाँ सब कुछ है बुक में, डोंट वरी। तो 14 मूल प्रवृत्तियां, अब इन 14 का नाम है वो मैं लिखूंगी नहीं बोर्ड पे, लो जी, डिमांड कंप्लीटेड। अब ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, इनका नाम मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ, मैं लिखूंगी नहीं, ये रही। इंसान के हिसाब से 14 मूल प्रवृत्तियां देख लो मैकडूगल के हिसाब से कौन कौन सी है। वैसे आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों में कौन सी मूल प्रवृत्ति शामिल है या कौन सी नहीं है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था D++ के एग्जाम में, एसिड में नहीं पूछा है आज तक, ठीक है, बट शायद एक बार पूछा था, याद रखना आप। जो मैकडूगल के हिसाब से जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो 14 हैं। कौन कौन सी है भाई, सबसे पहले इंसान में मूल प्रवृत्ति होती है एस्केप, ठीक है। अब एस्केप होता है किसी स्थिति को छोड़कर भाग जाना, इस टाइप की मूल प्रवृत्ति होती है, भागना, स्थिति को छोड़ना। अब आपको पता, कोई भी आपकी जो मूल प्रवृत्ति होती है, जब मैं इमोशन का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, जो आपकी मूल प्रवृत्ति होती है वो आपकी भावनाओं से संबंधित होती है, ठीक है ना। मतलब हर इंसान के अंदर ना कुछ भावना होती है, ठीक है, हर इंसान के अंदर कुछ भावना होती है, उस भावना से उसकी कुछ प्रवृत्ति बनती है जिससे वो आगे व्यवहार करता है। तो ये 3 चीज है, सबसे पहले आपके अंदर एक भावना होती है, फिर उस भावना बदलती है किसमें, मूल प्रवृत्ति के अंदर, ठीक है। आपकी भावना है, भावना किस में बदलती है, मूल प्रवृत्ति के अंदर, और फिर वो मूल प्रवृत्ति क्या करती है, आपको बिहेवियर करवाती है, आपको व्यवहार करवाती है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इंसान में फियर होता है, तो फियर से जो मूल प्रवृत्ति बनती है एस्केपिज्म। आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो आप भागने की सोचते हो ना, कि मैं तो इससे डर रहा हूँ, भाग जा, शेर से डर रहा हूँ, चीता आ गया भाई, अब है ना, इंडिया में चीता आ गया,
चीता भी हैरान हो रखा है, मेरा इतना स्वागत हो रहा है, चीते को समझ नहीं आ रहा मैं जंगल में आया हूँ, बीजेपी में आया हूँ, है ना। तो मतलब अस्केपिज्म, जब किसी चीज से डर लगे। अब दूसरी इसकी मूल प्रवृत्ति है कॉम्बैट, मतलब यदि आपके अंदर कोई गुस्सा है, क्रोध है, तो आप मतलब गुस्से को तो लड़ाई में ही बदलोगे, सीधी सी बात है। इमोशंस आपके अंदर होते हैं तो आप पैटर्नल, मतलब प्यार आता है आपको बच्चे के लिए, मतलब ये आपके इमोशंस हैं। तो इन इमोशन से ये जो है आपकी मूल प्रवृत्तियां निकल के आएंगी। तो मैकडूगल ने तो ये मूल प्रवृत्तियां दी हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित इमोशन कौन सा है। ठीक है, तो बिल्कुल जनरल है, रटने की क्या जरूरत है। देखो, डर होगा तो आप भागोगे, क्रोध होगा तो आप युद्ध करोगे, टेंडर इमोशंस आपके अंदर बच्चों के लिए भावनाएं होंगी तो आपके अंदर पैटर्नल प्यार होगा, शिशु की रक्षा के लिए प्यार होगा। आप डिस्ट्रेस, आपके अंदर कष्ट है तो आपके अंदर इमोशंस आएंगे, अपील आएंगी, संवेदना आएंगी, सीधी सी बात है। आपके अंदर लस्ट की फीलिंग है तो आपके अंदर काम वासना की फीलिंग आएगी। आपके अंदर आश्चर्य है इमोशन, तो क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी। यदि किसी को आश्चर्य ही फील नहीं है, अंदर से इमोशन ही नहीं आश्चर्य का, तो उसको काहे की क्यूरियोसिटी, किसी चीज की क्यूरियोसिटी नहीं है। फीलिंग का सब्जेक्शन, अधीनता की भावना, मतलब एक बंदा है अंदर से दब्बू सा किस्म का है, तो वो सोचेगा यार मेरे अंदर तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, दूसरा सब उसको दबा लेगा। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, अब कोई बंदा सुपीरियर फील कर रहा अंदर से फील हो रहा है यार हम बेस्ट हैं, हम ही हैं जो कुछ है दुनिया में, और हमारे आगे कोई, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, बट आप भी ये फीलिंग अपने अंदर से लेके आओ। ठीक है, आप ये फीलिंग अपने अंदर लेके आओ, सच बता रही हूँ मैं, जिंदगी बदल जाएगी। कोई कुछ नहीं है हमारे आगे, जो कुछ है हम ही है दुनिया में, वी आर द बेस्ट, बस ये सोचा करो। दुनिया का क्या है यार, दुनिया की पसंद तो हर रोज बदलती है, अपनी पसंद होनी चाहिए, दुनिया की पसंद थोड़ी ना होनी चाहिए। अपने आप को तुम प्यार करोगे ना, तुम अपने फेवरेट बन जाओ। देखो आज मोटिवेशन का चैप्टर है, तो मोटिवेशन का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मोटिवेशन का मकसद हर वो चीज है जो आपको जिंदगी में चाहिए। ठीक है, आप अपने फेवरेट बनो, कसम से दुनिया आपको पसंद करने लग जाएगी। और मैं अपनी फेवरेट हूँ। ठीक है, मैं हमेशा एक ही हैशटैग करती हूँ अपनी फोटोज के नीचे, आई एम माई फेवरेट। ठीक है, तो मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो ट्राई टू बी यूर फेवरेट, ट्राई टू लव यूर सेल्फ। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, दुनिया के आपसे खाक प्यार करेगी। ठीक है, आप खुद ही फील कर रहे हैं मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं तो बेकार सी हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, तो सारी दुनिया की नजर भी सोचेगी तो बेकार सी है। अरे मैं चाहे जैसी मर्जी हूँ, मुझे अंदर से फील आता है यार मैं बहुत मस्त हूँ, मतलब बहुत बढ़िया हूँ। तो मतलब दूसरे बच्चों को भी लगता है मैडम बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें मोटिवेट कर रही हूँ कि खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करोगे तो लोग आपको ऑटोमेटिक प्यार करेंगे। ठीक है ना। तो सेल्फ मोटिवेट बनो, मतलब आपके अंदर सेल्फ असर्शन होना चाहिए, मतलब फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी होनी चाहिए, सुपीरियर सोचो खुद को। ठीक है, बट ये नहीं, एक चीज मैंने हमेशा आपको बताई है, मैं बेस्ट हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मैं ही बेस्ट हूं, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी होता है। तो ये चीज भी हमेशा ध्यान रखना। आप बेस्ट हो, आप बेस्ट पढ़ा रहे हो, आप बेस्ट कंटेंट दे रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस है, ये आपका एक्सपीरियंस और आपका कॉन्फिडेंस है। लेकिन आप कभी ये सोचो ना कि मैं ही बेस्ट हूं, तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है वो, जिंदगी की सबसे बड़ी दुर्गति है। जो उस बंदे को ये लगने लग जाए ना, देखो दो तरीके से बेस्ट की बात है कि मैं ही बेस्ट हूं, डेट इज द वर्स्ट फीलिंग। वो आपकी नॉलेज का एंड है, वो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। हमसे बेस्ट बहुत है, लेकिन अपने आप को बेस्ट समझो, ये दो अलग चीजें हैं। मैं ही बेस्ट हूं वो गलत है, मैं बेस्ट हूं ये सही है। तो ये डिफरेंस भी ध्यान रखना हमेशा। फिर अंदर आपके अंदर लोनलीनेस, आपके अंदर भाई लोनलीनेस है तो आप सामूहिकता, मतलब एक झुंड ढूंढोगे। आप पे एपिटी, भूख है तो आप भोजन, फूड सीकिंग करेंगे। फीलिंग ऑफ ओनरशिप है तो आप एक्विजिशन करेंगे। अब ये चीज क्या याद करने की नहीं है, थोड़ा सा माइंड सेट कर लेना। ये पीडीएफ साथ अटैच कर दूंगी, मतलब इस क्लास के, तो आप बस ये देख लेना कि मैं क्या बात बता रही हूँ। मान ले ऑप्शन आए तो तुम चेकआउट कर पाओगे। ठीक है, हाँ। तो आपके अम्यूजमेंट है तो आप लाफ, हंसोगे। आपके अंदर डिस्ट्रेस है तो आप अप्रियता, रिपल्शन क्रिएट होगा, घृणा करने लग जाओगे लोगों से। ठीक है, तो आप लोगों से क्या करने लग जाओगे, घृणा करने लग जाओगे। तो इस तरीके से ये क्या है भाई, मूल प्रवृत्तियां हैं। किसके हिसाब से, किसके हिसाब से ये मूल प्रवृत्तियां, मैकडूगल के हिसाब से। तो ध्यान रख लेंगे ये मैकडूगल के हिसाब से क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं। तो मैकडूगल ने यही सिद्धांत दिया था मोटिवेशन के अंदर। अब मोटिवेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 स्टार लगा लो, इस पे 5 लगा लो चाहे, आत्म सिद्धि का सिद्धांत। आत्म सिद्धि का सिद्धांत। ये बताओ, वैसे टाइम तो हो गया है, लेकिन अगली क्लास भी मेरी ही है, तो ये चैप्टर पूरा करवा दूं, 10 मिनट ही लगनी है। फिर चैप्टर अधूरा क्यों रखे, हम कल नया चैप्टर पढ़ लेंगे। और हिंदी का छोटा सा चैप्टर करवा दूंगी, कोई पढ़ाना तो मैंने ही है, हिंदी का भी बड़ा करवा दूंगी, मेरे को क्या दिक्कत है, घर का मामला है। मैं ही हूँ अगले लेक्चर में भी।
बताओ भाई फटाफट, पूरा करवा दूं ना ये चैप्टर? फटाफट से बता दो एक बार, या क्लास को यहीं स्टॉप करके हिंदी की शुरू करें, इसको कल कंप्लीट करूं, या मैं सोच रही हूँ करवाई दूं पूरा? करवा दूं ना? ठीक है। हाँ भाई, सबके हिसाब से चलना पड़ता है ना। नहीं, 10 मिनट से ऊपर नहीं लगना, 5-7 मिनट ही लगेंगे। आत्म सिद्धि का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, ये मोटिवेशन के चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मोटिवेशन के चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इट्स गिवन बाय अब्राहिम मैस्लो। ठीक है, ये किसने दी थी भाई? अब्राहिम मैस्लो ने दी थी। तो ध्यान रखना, ये गिवन थी किसके द्वारा भाई? अब्राहिम मैस्लो के द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आत्म सिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी जो है कहा जाता है। अब्राहिम मैस्लो क्या कहता है? अब्राहिम मैस्लो ये कहता है कि इंसान जो लाइफ में मोटिवेट होता है, वो अपने सीक्वेंस में, अपने तरीके से मोटिवेट होता है, वो अपने जीवन में अपने सीक्वेंस में मोटिवेट होता है, वो अपनी नीड्स के हिसाब से मोटिवेट होता है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मोटिवेट होता है, कि इंसान को जैसे जैसे ज़रूरतें होती हैं वो उसी उसी तरीके से क्या होता रहता है भाई? मोटिवेट होता रहता है। तो वो बताता है कि इंसान सबसे पहले मोटिवेशन जो लेता है वो उसकी शारीरिक नीड्स के लिए लेता है। तो सबसे पहले आपकी शारीरिक नीड्स, मतलब फिजिकल जो नीड्स होती हैं, सबसे पहले इंसान जो मोटिवेशन क्रिएट करता है वो अपनी फिजिकल नीड्स के लिए करता है। बताऊंगी एक बार, फटाफट लिख लो फिर सारा बताती हूँ। दूसरे नंबर पे होता है सुरक्षा की भावना, तीसरे नंबर पे है स्नेह व संबंध, चौथे नंबर पे है सम्मान, पांचवें नंबर पे है आत्मसिद्धि। समझाती हूँ क्या है। इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल नीड्स, सेकंड फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, थर्ड को बोलेंगे रिलेशंस एंड लव, कुछ भी कहो, फोर्थ को बोलेंगे एस्टीम मतलब सम्मान, और इसको बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैंने सिंपल लिख दिया क्योंकि इनकी स्पेलिंग में कुछ था नहीं कि मैं एक्सप्लेन करूं। फिजिकल नीड, सिक्योरिटी, रिलेशन, एस्टीम और आत्मसिद्धि। अब ये क्या कहता है, ये देखिए ये क्या बोल रहा है भाई? ये बोलता है कि कोई भी इंसान जो लाइफ में मोटिवेट हो रहा है जिंदगी में, तो वो एक सीक्वेंस में, एक वर्ग में, एक तरीके से, एक ऑर्डर से मोटिवेट होगा। मतलब उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर से वो क्या होगा भाई? इसको पदानुक्रम सिद्धांत भी बोलते हैं, ध्यान रखना। पदानुक्रम, हायरार्किकल, बुद्धि का पदानुक्रम पढ़ा था ना बर्टेम वर्नन का। इसी तरीके से मोटिवेशन का पदानुक्रम सिद्धांत पूछ लें तो मैस्लो की थ्योरी होती है। ठीक है, मोटिवेशन का पदानुक्रम सिद्धांत पूछ लें तो मैस्लो की थ्योरी होती है, याद रखेंगे। अब देखिए अब्राहिम मैस्लो क्या कहता है कि इंसान लाइफ में ऐसे ऐसे मोटिवेट होता है सीक्वेंस में। सबसे पहले वो मोटिवेट होता है शारीरिक नीड्स के लिए। देखो जब तक आपकी शारीरिक नीड्स पूरी नहीं है, मतलब जो आपकी प्राइमरी नीड्स है, भूख प्यास नींद काम, जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं है तो आप काहे दूसरी बात को सोचोगे? सोचोगे ही नहीं। मान लो हम ये बोल देते हैं, एक बार इसका क्वेश्चन आया था, मैं इन नीड्स को समझाने से पहले वो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एक बार ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आया था सबसे पहले एस्टेट में, दैट इज 2011 का जो एस्टेट हुआ था, ये उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था और ये पूछा गया था इंसान की जो फर्स्ट नीड होती है, पहली आवश्यकताएं होती है इंसान की, वो कौन सी होती है? मतलब इंसान की जो पहली नीड है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन था भाई, इंसान की पहली नीड होती है भूख प्यास नींद, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था, आंसर देना फटाफट, ऑप्शन 1 है भूख प्यास नींद, ऑप्शन 2 है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, तीसरा ऑप्शन है भूख, ध्यान से समझना ऑप्शन को, भूख प्यास सुरक्षा और नींद, चौथा ऑप्शन है रोटी सुरक्षा और नींद। बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन आया था एस्टेट 2011 में, और मुझे आज भी याद है मैंने वो एस्टेट दिया था पीसीटी इंग्लिश वाला और टीजीटी एसएसटी का, ठीक है, तब इंग्लिश सब्जेक्ट का नहीं होता था, और मेरे हस्बैंड ने भी साथ दिया था। आई नेवर फॉरगेट दिस क्वेश्चन।
और मैंने जो आंसर किया था मैं बता दूं, मैंने आंसर किया था इसका 2, क्योंकि भाई तब मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट होती थी, मैं कौन सा पढ़ती थी पढ़ाती थी। अब तुम तो सारे होशियार हो रहे हो, तुम तो इतना यूट्यूब देखते हो, हमारे टाइम तो कोई यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था। मैं केवीएस में सिलेक्शन लिया मैंने खुद सेल्फ स्टडी के दम पे, तो कोई यूट्यूब वगैरह नहीं होता था हमारे टाइम में, सीधी सी बात है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, तो हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होते थे, साफ सी बात है, खुद ही पढ़ते थे जो पढ़ते थे। तो भाई मेरे को लग रहा था यार इंसान की पहली जरूरत है, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी तो 2013-14 में पढ़ानी शुरू करी है ना, तो ये तो 11 की बात है, 2011 की। तो मैंने कहा रोटी कपड़ा और मकान, और मेरे हस्बैंड इसका आंसर लगा के आए थे फर्स्ट, ठीक है, और ये भी तुक्का ही मार के आए थे, सच्चाई ये है, और मैं भी तुक्का ही मार के आई थी। और मैंने कहा रोटी कपड़ा और मकान, और मैंने आते ही 1 नंबर जोड़ लिया इस क्वेश्चन का, और इन्होंने भी आते ही 1 नंबर जोड़ लिया, कहते आंसर की मिला लेना मेरा ही ठीक पाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आंसर की मिला लेना मेरा ही ठीक पाएगा 100%। कि इंसान की पहली बेसिक नीड्स तो भाई हमेशा रोटी कपड़ा और मकान होती है। मनोज कुमार की फिल्म मुझे तो पूरी अच्छे से याद है, हाय हाय मजबूरी मौसम और ये दूरी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता रोटी कपड़ा और मकान इंसान की पहली नीड ना हो। ठीक है, मैंने कहा आपका गलत है मेरा ठीक है, बट आंसर की आई तो सेम ऐसे ही हुआ, मेरा गलत निकला उनका ठीक निकला। और खैर ये पास हो गए, लेक्चरर लग गए भाई मैथ के, तो खैर वो अलग बात है उस टाइम की। अब तो मैं बहुत खुश हूँ अपने प्रोफेशन से। खैर मैं केवीएस में लगी थी अगले 2 साल बाद, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, तो उस टाइम मुझे बड़ा फील हुआ था पीजीटी इंग्लिश में, जब मेरे 89 आए थे और इनके ज्यादा आए थे, 90 से बहुत ज्यादा, और मेरे 89 आए थे। तो मैं हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखती हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक हो जाता तो शायद मैं पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाती, और शायद मैं तभी नौकरी लग जाती, तो शायद मैं आज ना पढ़ा रही होती। तो भगवान जो करता है वो बहुत अच्छे के लिए करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये वाला जो है फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था, तब मेरा टीजीटी क्लियर हो गया था, और मेरे हस्बैंड का टीजीटी रह गया था, और वैकेंसी तब पीजीटी की आई थी। तो मैं इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलती हूँ एक्सप्लेन करना। तो आप भी, कई बच्चों को लग रहा होगा जैसे कई बच्चे आंसर कर रहे हैं फास्ट 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 फास्ट, आज भी मेरे जैसे बच्चे विद्यमान है दुनिया में। तो फर्स्ट आंसर इसका नहीं है। क्यों नहीं है फर्स्ट आंसर, अब आ जाओ क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैस्लो की थ्योरी से निकला है क्वेश्चन। अब आ जाओ, मैस्लो क्या कहता है भाई, इंसान की जो पहली नीड्स होती हैं वो उसकी शारीरिक नीड्स होती हैं, भूख प्यास नींद। अच्छा अच्छा, फर्स्ट इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ऑप्शन में फर्स्ट लिखा है, ठीक है ठीक है, तुम सारे सही हो, बिल्कुल सही हो। तो पहली नीड ये होती है, और मकान तो सुरक्षा देता है ना, तो मकान तो दूसरी आवश्यकता होगी इंसान की। आप भूखे मर रहे हो, आपके पास पीने को पानी नहीं है, प्यास लग रही है, तो कोई ना मकान बनाने की सोचेगा, तो मकान कौन बनाएगा, सीधी सी बात है। तो मकान इंसान की दूसरी नीड है, मकान इंसान की क्या है भाई, दूसरी नीड है, ध्यान रखेंगे। स्नेह और संबंध, जब इंसान को शारीरिक नीड्स पूरी होगी, उसका मकान बन गया, उसको सुरक्षा मिल गई, तो वो क्या करेगा, स्नेह और संबंध। तो वो स्नेह और संबंध मतलब रिलेशंस क्रिएट करेगा, अपने फ्रेंड बनाएगा। अब जब वो फ्रेंड बना लेता है तो सम्मान, फिर वो क्या चाहता है, सम्मान, कि भाई वो क्या चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, कि मुझे किसी ना किसी तरीके से एस्टीम मिलना चाहिए। अब जब बंदे को सम्मान मिल जाता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो आत्म सिद्धि चाहता है, ठीक है, वो क्या चाहता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है, आत्म सिद्धि चाहता है, मतलब वो अपने आप को ही स्मार्ट बनाना चाहता है। तो इसी तरीके से जो है ये सीक्वेंस जो है आगे बढ़ती है, किसके द्वारा, अब्राहिम मैस्लो के द्वारा, ठीक है। तो अब्राहिम मैस्लो का, और जो मैंने केवी दिया था मुझे ध्यान है, उसमें क्वेश्चन आया था अब्राहिम मैस्लो का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, सीक्वेंस पूछी गई थी, अब्राहिम मैस्लो की आवश्यकताओं को क्रम से लगाइए, ये क्वेश्चन भी था साइकोलॉजी में। केवी क्यों छोड़ा, इन बातों का मैं यहाँ आंसर नहीं करूंगी, हम पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने यूट्यूब पर मेरी पूरी जर्नी बता रखी है, केवीएस केवीएस नहीं, मेरा हरियाणा में भी सिलेक्शन हो गया था। बट ये मानो, जो सिलेक्शन छोड़े हैं, जो जॉब नहीं ज्वाइन कर पाए, जो कुछ गड़बड़ हुई, भगवान चाहता था कि मैं कुछ बहुत अच्छा करूं, शायद इसीलिए, ठीक है। तभी मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ कि नौकरी कहीं नहीं जानी, क्योंकि मैं हरियाणा में भी सिलेक्ट हूँ, केवीएस में हूँ, तुम्हें गाइडेंस से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, मैंने यूट्यूब पर एक बार संडे चिट चैट में बताई थी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, पूरी राम कहानी बता रखी है, वो सुन लेना, ठीक है, यहाँ नहीं बताऊंगी मैं। क्लियर हुआ भाई ये। तो आत्म सिद्धि का सिद्धांत तो आपको ध्यान रखना है, ये था अब्राहिम मैस्लो का थ्योरी, जिसको हम पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। संवेग जन्मजात होते हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो हमारे बिहेवियर में पाई जाती है। मैं इमोशन का चैप्टर करवाऊंगी तुम्हें, पूरा डिटेल से ये चीजें करवाऊंगी। जो इमोशंस है वो हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, पर वो टाइमली चेंज होते रहते हैं। उन इमोशन से जो मूव होती हैं वो होती है मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, इमोशन से जो मूव होती है वो होती है मूल प्रवृत्तियां, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर में मेन यही था, लेकिन इसके अलावा कुछ और 2-4 चीजें हैं, 2-4 पॉइंट है, वो समझ लो। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होता है, अचीवमेंट मोटिवेशन, अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट मोटिवेशन। तो सबसे पहले ध्यान रखना, उपलब्धि अभिप्रेरणा किसने दी, तो ये मैकलिंड ने दी थी, ठीक है। ये अब की बार ही ये क्वेश्चन था, मैकलिंड,
मैकलिंड ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। तो अब की बार के एस्टेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था, अचीवमेंट टेस्ट जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है ये किसने दी थी? तो ये मैकलिंड ने दी थी, मैकक्लीलैंड, इसका ना नाम ऐसे है, मैकक्लीलैंड कुछ ऐसे करके है भाई इसका नाम, ठीक है ना, ऐसे है इसके नाम की स्पेलिंग, मतलब जो भी है, मैकक्लीलैंड और एटकिंसन, और एटकिंसन। तो ये दोनों नाम आपको ना सिर्फ याद करने हैं, ठीक है, ये दोनों नाम बेटा आपको सिर्फ क्या करने हैं, याद करने हैं कि जो अचीवमेंट टेस्ट है, जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो कॉन्सेप्ट है वो मैकलिंड ने दिया था, बस आपको ऐसे याद रखना। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? मैकलिंड ने दिया था, ठीक है, वो किसने दिया था? मैकलिंड ने दिया था उपलब्धि अभिप्रेरणा का कॉन्सेप्ट। और एटकिंस ने, यदि क्योंकि एक बार पेपर में दोनों नाम साथ भी पूछे गए थे, एस्टेट में तो एक ही क्वेश्चन पूछा था, बट डी ट्रिपल बी में दोनों ऑप्शन एक साथ थे, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन एक साथ थे, तो ध्यान रखना ये था उपलब्धि अभिप्रेरणा का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और देख लो, बस फिर छोड़ दूंगी, क्योंकि अब क्या ही छोड़े हम इस चैप्टर में। अब देखो हमने कहा था कि अभिप्रेरणाएं आंतरिक होती हैं और अभिप्रेरणाएं जन्मजात होती हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया, और बाह्य होती हैं और सामाजिक होती हैं, लेकिन अलग अलग बंदा आके अपनी अलग अलग झाड़ेगा ना। अब मैस्लो कहेगा भाई मेरे हिसाब से अभिप्रेरणा ये होती है, फिर दूसरा बंदा कहेगा मेरे हिसाब से अभिप्रेरणा ये है। तो सिर्फ आप इनको देख लो, आपको कोई रटना नहीं है, ये नहीं पूछेगा आपके पेपर में किसके हिसाब से कौन सी अभिप्रेरणा होती है, ऐसे वो आपके नहीं पूछेगा आपसे। आपसे सिर्फ वो है ना अभिप्रेरक देगा, और ये पूछ लेगा कैसी अभिप्रेरणा है ये, मतलब ये कैसे अभिप्रेरक है। तो ऑप्शन में आंतरिक बाह्य के अलावा भी कुछ ऑप्शन होते हैं, तो सिर्फ उन पे आपको ध्यान देना है, रटना नहीं है, ना ही कंफ्यूज होना मैडम इतना कैसे करेंगे। मैस्लो ने क्या कहा है भाई, अभिप्रेरणा जन्मजात होती है और अर्जित होती है। मतलब मैस्लो ने अभिप्रेरणाओं को दो भागों में बांटा, अभिप्रेरणाएं जन्मजात हैं और क्या होती है भाई, अर्जित होती हैं, ठीक है, जन्मजात होती है और अर्जित होती है मैस्लो के हिसाब से। तो जन्मजात कैसी, जैसे यही हंगर थ्रस्ट, ये जन्मजात है मैस्लो के हिसाब से। अर्जित अभिप्रेरणा जैसे हम सोसाइटी में आते हैं, इंटरेस्ट डिजायर, कोई हमारी सामाजिक समाज में कुछ इंटरेस्ट है, रुचि है, डिजायर है, तो ये मैस्लो के हिसाब से क्या है, ये आपकी सामाजिक अभिप्रेरणा है। फिर थॉमसन क्या कहता है, आपको ये नहीं करना थॉमसन ने क्या दी मैस्लो ने क्या दी, नहीं पूछा आज तक एस्टेट में। आपको वो क्या देगा, मान लो वो ये दे देगा कि भाई वो आपको ये दे देगा कि जो दंड है पुरस्कार है ये कैसी अभिप्रेरणा है, तो वैसे तो हमें पता है भाई है, लेकिन ऑप्शन में भाई ना दे, ऑप्शन में वो देगा कि ये स्वाभाविक है, ये कृत्रिम है, तो आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए, सिर्फ पता होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। थॉमसन क्या कहता है कि कुछ नेचुरल होती हैं, जैसे कि खेलना कूदना घूमना फिरना, तो ये नेचुरल अभिप्रेरणाएं हैं। अब किसी को तो बहुत घूमना पसंद है, हर रोज झोला उठा के फिरते रहते हैं, कोई बंदा होता जो साल भर भी हिलता ही नहीं है बेड से, तो मतलब ये स्वभाव की बात है, नेचर की बात होती है, तो ये स्वाभाविक अभिप्रेरणा होगी आपकी, ठीक है ना। जैसे लाफिंग प्लेइंग जंपिंग रीडिंग, ये सब स्वाभाविक अभिप्रेरणा होगी। तो मतलब इसी तरीके से जैसे आर्टिफिशियल अभिप्रेरणा कौन सी होगी, जैसे दंड देना पुरस्कार देना, ये सब कृत्रिम है, ये सब आर्टिफिशियल अभिप्रेरणाएं हैं, ठीक है। जैसे आपकी बायोलॉजिकल अभिप्रेरणाएं होंगी, कौन सी होगी, जैसे आपको भूख लगी है, ये सब बायोलॉजिकल होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल कौन सी होती है, जो मन से होती है, जो इमोशन से होती है, जैसे लव है, हंगर है, ओ सॉरी लव है, एंगर है, जॉय है, संवेग, जो आपके इमोशंस है। मान लो पूछे इमोशन कैसी अभिप्रेरणा है, तो अब आप कहोगे मैम आंतरिक बाह्य है, अब वो पेपर में तो आंतरिक बाह्य देगा ही नहीं ना, इमोशन दे रहा है तो आंतरिक बाह्य से काम नहीं चलेगा, फिर वो साइकोलॉजिकल अभिप्रेरणाएं बन जाएंगी। कैसी बन जाएंगी भाई, साइकोलॉजिकल अभिप्रेरणाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछे तो आप जवाब दे सकते हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पूछेगा इमोशन कैसी है, साइकोलॉजिकल, दंड पुरस्कार कैसा है, कृत्रिम अभिप्रेरणा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हाँ बुक में डिटेल है इनकी, टेंशन ना लो, बुक में सब कुछ है, ठीक है, क्लियर। अब कहोगे मैडम रुक जाओ वो तो हो गया, पर सिर्फ दो बातें और बताऊंगी। अब दो बातों के लिए मैं क्या ही इस चैप्टर को छोड़ूं, और मुझे यह दो बातें पीजीटी में आ सकती हैं। पीआरटी वाला बच्चा एक शब्द भी मत पढ़ बेशक, अब यहाँ से पीआरटी वाला बच्चा बेशक मत पढ़, लेकिन एक दो मिनट के लिए पीजीटी वाला बच्चा सुन लो। मुझे पता है क्योंकि मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ, मैं समझ पाती हूँ कि चैप्टर कहाँ तक बच्चे को इंटरेस्ट देगा और कहाँ से आगे बच्चा पक जाएगा। मेरी साइकोलॉजी कभी जिंदगी में गलत नहीं होती, और मुझे पता है अब आपको लग रहा होगा बस मैम बहुत, लेकिन सिर्फ एक मिनट की और बात है और मैं बता के क्लास को ऑफ करूंगी। तीन पॉइंट और याद कर लो, सिर्फ तीन पॉइंट। देखो सिर्फ आपको ना नाम याद करने हैं पीजीटी वाले बच्चों को,
सिर्फ पीजीटी वाले बच्चों को नाम याद करने हैं, क्वेश्चन नहीं याद करना, कुछ नहीं बता रही, सिर्फ नाम। कैसे? अभिप्रेरणा के कुछ और सिद्धांत है, मेन हमने पढ़ लिए, आपको इन सिद्धांतों का सिर्फ नाम याद करना। जैसे अब की बार पीजीटी में पूछा उपलब्धि अभिप्रेरणा किसने दी, तो आपको पता चल गया मैकलिंड। और आपको पूछे कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी है, ठीक है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी है, तो आपको ध्यान रखना सीएल हल ने। बस जो मैं बोल रही हूँ इतना ही याद रखना है, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं याद करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना आपसे पूछ ले ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, पूछ ले नहीं, पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी है भाई, सीएल हल ने, बस इतना सा याद करना है, ठीक है। ये तो बता चुकी मैं हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, तो ये तो आपको पता ही है। तो आपको नीड, ये आपकी नीड रिडक्शन है, ये हायरार्की है नीड की जो मैस्लो ने दी है, ठीक है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी, यदि पूछ ले भाई मोटिवेशन की एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी किसने दी है, तो मैकग्रेगर ने दी है, ठीक है। मोटिवेशन की एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी पूछ ले किसने दी है, तो किसने दी है भाई, मैक्स ग्रेगर। कुछ ज्यादा नहीं करवा रही, सिर्फ नाम ही करने हैं, सिर्फ नाम ही, दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पूछे तो किसने दी है, सीएल हल ने दी है। मैस्लो की थ्योरी तो मैस्लो ही नहीं दी है, इसको नीड हायरार्की बोलते हैं और इसको आपको नीड रिडक्शन बोलते हैं, डिफरेंस याद रखना। मैकग्रेगर एक्स और वाई की थ्योरी, एक्स और वाई की थ्योरी किसने दी है भाई, मैक्स ग्रेगर ने। एक्चुअली आज अगला लेक्चर मेरा ही है ना, मेरे को इसलिए टेंशन नहीं है, मैक्स ग्रेगर ने दी है, ठीक है। अगला आपसे पूछा जाए कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये सिर्फ पीजीटी वाला बच्चा करे, बाकी कोई ना करे। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हर्ज़बर्ग ने दी है, किसने दी है भाई, हर्ज़बर्ग ने दी है। इसको इतना इंपॉर्टेंट लेने की जरूरत नहीं, छोड़ो, ये मैं आपको करवाई चुकी, बस उपलब्धि अभिप्रेरणा में आपको करवाई चुकी। क्या बताया मैंने आपको, मूल प्रवृत्ति में करवाई चुकी, तीन तो बात बताई है बस मैंने, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी सीएल हल, और मैकग्रेगर थ्योरी एक्स वाई छोड़ी मैकग्रेगर, और उपलब्धि अचीवमेंट मैकलिंड और एटकिंस, बस और तो कुछ बताया ही नहीं, तीन बातें बताई हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर आपका मोटिवेशन का कुछ बचेगा नहीं, ये वही चीज है जो मैंने आपको बता चुकी, ठीक है, ये सब वही चीज है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ अलग नहीं लिखा इस पीडीएफ में, ठीक है भाई। तो ये था आज का चैप्टर मोटिवेशन, एंड होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फटाफट से बता दो भाई, चैप्टर पल्ले पड़ गया, कर लेना दोबारा, ठीक है, दोबारा वीडियो को रिपीट कर लेना। अब 1 मिनट पानी पी के आते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।